हेलो दोस्तों, मैं किफन यादव स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 6 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित होने वाला टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक खिलाड़ी कौन होंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड सी, एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। इन दोनों को टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। एमसी मैरी कॉम 6 बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीत चुकी हैं और ये बॉक्सिंग से संबंधित है। और मनप्रीत सिंह की बात करें तो यह इंडियन मेंस हॉकी टीम के कप्तान हैं और इन्हीं दोनों को ओपनिंग सेरेमनी टोक्यो ओलंपिक्स के ध्वजवाहक खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। अगला जो ऑप्शन पे है दोस्तों, ए ऑप्शन पे मरियप्पन थंगावेलु, इन्हें टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के लिए ध्वजवाहक खिलाड़ी चुना गया है। ओपनिंग सेरेमनी के लिए इन्होंने रियो ओलंपिक्स 2016 में स्वर्ण पदक जीता था पैरा ओलंपिक्स में, और ये ट्रिपल जंपर से संबंधित है। अगला जो है ऑप्शन डी पे है बजरंग पूनिया को दोस्तों क्लोजिंग सेरेमनी के लिए ध्वजवाहक खिलाड़ी के रूप में चुना गया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। अब बात करें दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 यह किस नंबर का हो रहा है? तो ये 32 नंबर का है और ये कहाँ हो रहा है? टोक्यो जापान की राजधानी में हो रहा है और यह 2021 में हो रहा है, लेकिन यह 2020 के नाम से ही किया जाएगा। अगला है कि इसका शुभंकर क्या है? तो जो समर ओलंपिक्स है इसका शुभंकर मिराई तोबा और जो पैरा ओलंपिक्स का शुभंकर है वो है फोमाइती। अगला जो है कि पहला ओलंपिक्स खेल कब खेला गया था? तो पहला ओलंपिक्स खेल खेला गया था 1896 में, ये एथेंस में खेला गया था। अगला जो है कि लास्ट वाला ओलंपिक्स खेल कहाँ खेला गया था? तो ये लास्ट वाला जो है 31 नंबर का, ये कहाँ खेला गया था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील का एक शहर है, रियो डी जेनेरियो में खेला गया था। कब? 2016 में लास्ट टाइम खेला गया था। 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है और इसमें भारत के फ्लैग बियरर्स कौन थे? तो ओपनिंग सेरेमनी में भारत के फ्लैग बियरर्स थे कौन? अभिनव बिंद्रा, इसको भी याद रख लीजिएगा दोस्तों। और अगला जो है क्लोजिंग सेरेमनी में भारत के फ्लैग बियरर्स कौन थे? तो क्लोजिंग सेरेमनी में थे साक्षी मलिक, कुश्ती से संबंधित है। और अगला बात करें, अभिनव बिंद्रा जी व्यक्तिगत ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में स्वर्ण पदक जीता था शूटिंग में। साक्षी मलिक कुश्ती में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने 2016 के रियो डी जेनेरियो ओलंपिक्स में पदक जीता था। अगला बात करें, ये 32वें नंबर का कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये टोक्यो जापान में आयोजित किया जाएगा। अगला जो है ओलंपिक्स 33वें नंबर का, यह कब आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा 2024 में। कहाँ? पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। अगला जो है समर ओलंपिक्स 34 नंबर का, ये कब आयोजित किया जाएगा? तो 2028 में आयोजित किया जाएगा। लॉस एंजलिस यूएसए में आयोजित किया जाएगा। और अगला जो है हाल ही में ओलंपिक्स कमेटी ने डिसाइड किया है कि 35 नंबर का जो ओलंपिक्स खेल खेले जाएंगे वो 2032 में ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है ब्रिस्बेन में आयोजित किए जाएंगे। अगला बात करें दोस्तों, हाल ही में कुछ भारतीयों ने टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई किया है और पहले भारतीय बन गए हैं। तो 2020 में टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं? पहला तो याद रखिएगा भवानी देवी का नाम। तो भवानी देवी टोक्यो ओलंपिक्स क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज बन गई हैं। याद रखिएगा। एक याद रखिएगा नेत्रा कुमानन टोक्यो ओलंपिक्स 2020 या ओलंपिक्स क्वालिफाई करने वाली
पहली भारतीय नाविक बन गई हैं कौन? ये बनी है नेत्रा कुमानन। अगला जो है टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले पहले पुरुष तैराक कौन बने हैं? तो फजन प्रकाश बन गए हैं। अगला जो बात करें टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी है? तो ये बनी है माला पटेल हाल ही में। अगला जो है कि टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली जूडो महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो फुफीला देवी, फुफीला देवी। अगला जो है कि टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले पहले टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं फरद कमल। टोक्यो ओलंपिक्स क्वालिफाई करने वाली पहली महिला पहलवान कौन बनी है? बिनेश फोगाट, बिनेश फोगाट। अगला जो है टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की पहलवान भारतीय कौन बनी है? वह है पूनम मलिक। अगला जो है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी कौन है? तो वो है मीराबाई चानू, मीराबाई चानू। तो ये था दोस्तों कुछ इम्पोर्टेड फैक्ट टोक्यो ओलंपिक्स से संबंधित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर का हमारा, हाल ही में चर्चित पंचमुली झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य में स्थित है पंचमुली झील। हाल ही में ये काफ़ी चर्चा में रहा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से 194 मगरमच्छों को सरदार सरोवर जलाशय में स्थानांतरित किया गया है, क्योंकि इस जो पंचमुली झील है इसमें बोट चलती रहती हैं और इसमें यात्री भी पर्यटक आते रहते हैं। तो उनसे संबंधित होने वाले खतरे से बचाने के लिए इन मगरमच्छों को सरदार सरोवर बांध में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो पंचमुली झील याद रखिएगा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है और यह स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास में ही स्थित है। अब यह गुजरात में स्थित है। गुजरात के बारे में बात करें तो इंडिया के मैप में देख लेते हैं गुजरात की लोकेशन। तो गुजरात कुछ ऐसे लोकेटेड है इंडिया के मैप में ऐसे लोकेटेड करता है यहाँ पास गुजरात। और गुजरात की जो उत्तरी सीमा लगती है वो राजस्थान के साथ लगती है। गुजरात की जो पूर्वी सीमा लगती है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। गुजरात की जो दक्षिणी सीमा लगती है वो दादरा एंड नागर हवेली के साथ लगती है। और गुजरात की जो पश्चिमी सीमा लगती है वो अरब सागर के साथ लगती है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तटी वाला राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? गुजरात ही है। 1200 किलोमीटर समुद्र तट से सीमा लगती है। अगला बात करें गुजरात के बारे में ही, तो गुजरात का जो DLR नंबर है वो है 33-26-11। यहाँ डिस्ट्रिक्ट 33 है, 26 लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा जो सीटें हैं वो 11 हैं। गुजरात का जो विधानमंडल है, विधानमंडल यहाँ का एक सदनी है। विधानमंडल का मतलब क्या होता है? दो से मिलकर के बनता है। विधानसभा और विधान परिषद इसके अंदर होता है। तो यहाँ का जो विधानमंडल एक सदनी, मतलब यहाँ केवल विधानसभा स्थित है, विधान परिषद नहीं है। तो विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं? 182 हैं। अगला बात करें कि गुजरात की कैपिटल क्या है? तो गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। और गांधीनगर से याद रखिएगा कि हमारे जो वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, संवैधानिक क्षेत्र, वो गांधीनगर की है। अगला जो बात करें कि गुजरात का जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? अहमदाबाद है यहाँ का सबसे बड़ा शहर। और अगला जो बात करें गुजरात के बारे में ही, तो गुजरात में ही गिर वन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, गिरवन नेशनल पार्क और ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क और एक जो है वंफदा नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ लोकेटेड हैं? तो गुजरात राज्य में ही स्थित है। एक याद रखिएगा नल सरोवर वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ स्थित है? ये गुजरात में ही स्थित है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 स्थल
लोथल और धौलावीरा, ये भी कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में ही स्थित हैं। अगला याद रखिएगा दोस्तों, रानी की बाव। रानी की बाव कहाँ है? ये गुजरात राज्य में ही स्थित है। और रानी की बाव का चित्र किस नोट में अंकित किया गया है? तो 100 रुपए के नोट में रानी की बाव का चित्र अंकित किया गया है। और याद रखिएगा दोस्तों, 10 रुपए के नोट में कोणार्क मंदिर और स्वच्छ भारत मिशन का चित्र अंकित किया गया है। उसी के साथ बात करें कि 20 रुपए के नोट में एलोरा की गुफाओं का चित्रण किया गया है। और 50 रुपए के नोट में कर्नाटक हम्पी का चित्रण किया गया है। और 100 रुपए के नोट में याद रखिएगा, रानी की बाव का क्या चित्रण किया गया है? चित्र का 200 रुपए के नोट में मध्य प्रदेश में स्थित सांची स्तूप का अंकित किया गया है, चित्र का अंकित किया गया है। और 500 रुपए के नोट में लाल किला का चित्रण किया गया है। 2000 रुपए के नोट में मंगलयान मिशन का चित्रण किया गया है। अगला बात करें गुजरात के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में, तो गुजरात में ही एक शहर है केवड़िया। केवड़िया भारत का पहला इलेक्ट्रिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला जो है अहमदाबाद, जो है गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। तो अहमदाबाद में ही भारत का पहला लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की गई है। और अहमदाबाद में ही एक था मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, लेकिन हाल ही में इसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो कि कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। भारत का पहला समुद्री क्लस्टर केंद्र कहाँ खोला गया है? तो कहाँ स्थापना की गई है भारत के पहले समुद्री क्लस्टर की? तो यह अहमदाबाद में ही स्थापना की गई है। भारत में आज़ादी अमृत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये अहमदाबाद में ही किया गया है, भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर। अगला एक और याद रखिएगा करंट अफेयर से कि धर्मेंद्र प्रधान द्वारा भारत का पहला श्रमिक प्रवासी सेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है सूरत, गुजरात में। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स गुजरात से संबंधित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है 3rd नंबर का, हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रेड बुल्स होंडा के ड्राइवर मैक्स वर्स्टप्पन ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? बेल्जियम से बिलोंग करते हैं। अगला कुछ जो इंपॉर्टेंट 2021 में ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं दोस्तों, तो उनको देख लेते हैं। तो 1st नंबर पे जो है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स। तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का जो खिताब जीता है वो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं फार्मूला 1 के। अगला जो है पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स 2021 का जो खिताब जीता है ये लुइस हैमिल्टन ने ही जीता है। और अगला जो है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने ही जीता है। और अगला जो है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का जो खिताब जीता है वो मैक्स वर्स्टप्पन ने खिताब जीता है। और ये किसे? रेड बुल्स होंडा के ड्राइवर हैं, बेल्जियम से बिलोंग करते हैं। और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स का खिताब फर्जियो पेरोज ने जीता है, और ये मैक्सिको से बिलोंग करते हैं। ये भी रेड बुल्स के ड्राइवर हैं। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का 2021 का खिताब जो हाल ही में जीता है, जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा, मैक्स वर्स्टप्पन ने। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट ग्रैंड प्रिक्स जो हाल ही में आयोजित किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन 2021 में सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की गई है ब्रिक्स के 2021 में। बात करें दोस्तों ब्रिक्स के बारे में, तो ब्रिक्स में कितने देश हैं? तो 5 देश हैं। कौन कौन से हैं? बी फॉर हो जाएगा ब्राजील, आर फॉर हो जाएगा रशिया,
आई फॉर हो जाएगा इंडिया, सी फॉर हो जाएगा चाइना और एफ फॉर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। बात करें पहले यह ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। लेकिन साउथ अफ्रीका जब जुड़ गया तो इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। और साउथ अफ्रीका इसका कब सदस्य बना? तो 2010 में ब्रिक्स से जुड़ा। और पूर्ण रूप से कब सदस्य बना ब्रिक्स का साउथ अफ्रीका? तो 2011 में बना, जब इसने बीजिंग सम्मेलन में भाग लिया। अगला बात करें कि ब्रिक्स समिट, पहला समिट जो हुआ था वह कहाँ आयोजित किया गया था? तो वह पहला समिट 2009 में रसिया में आयोजित किया गया था। और अगला जो है ये 13 नंबर का समिट, ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है ब्रिक्स का? तो ये आयोजित किया जा रहा है 2021 में अपने देश भारत में ही। मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों। और जो 12th नंबर का किया गया था 2020 में, ये कहाँ किया गया था? इंडिया से पहले रसिया है तो रसिया में किया गया था। और अगला वाला जो 14th नंबर का 2022 का होगा वो इंडिया के बाद क्या है? चाइना है, तो चाइना में आयोजित किया जाएगा। अगला जो 15th नंबर 2023 का होगा, ये चाइना के बाद साउथ अफ्रीका है तो साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ब्रिक्स याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 5th नंबर का, हाल ही में मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आर.के. समरवाल को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। अब इन्होंने क्या किया कि जो मंगोलिया में स्थापित की गई है पहली रिफाइनरी केंद्र, उनमें इनके योगदान के लिए मंगोलिया द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ऑप्शन ए पे है मनोज मुकुंद नरवणे को साउथ कोरिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। नरेंद्र मोदी जी की बात करें दोस्तों तो नरेंद्र मोदी जी को यूएई द्वारा ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साउथ कोरिया द्वारा फियोल शांति पुरस्कार 2018 में सम्मानित किया गया था। और इन्हें चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था नरेंद्र मोदी जी को। और इजुद्दीन ऑर्डर ऑफ इजुद्दीन जो कि मालदीव का सर्वोच्च विदेशी सम्मान है उससे भी सम्मानित किया जा चुका है। अब ऑप्शन डी पे है रमेश पोखरियाल निशंक। तो रमेश पोखरियाल निशंक जी की बात करें तो इन्हें शहीद गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इन्हें हाल ही में महर्षि संगठन द्वारा इनविंसिबल गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है 2021 में। अगला बात करें दोस्तों मंगोलिया के बारे में, तो मंगोलिया की जो राजधानी है वो है उलन बतार। यहाँ जो करेंसी चलती है वो टिग्रिफ चलती है यहाँ करेंसी। और उखना खुरेलफुक यहाँ के न्यू प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। और एक आपने नाम सुना होगा चंगेज खां, भारत में जाना जाता था खूंखार फाफक के नाम से। और चंगेज खां को मंगोलिया में चिंगिस खां के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने बहुत बड़े मंगोल समुदाय की स्थापना मंगोलिया में की थी। अगला बात करें दोस्तों मंगोलिया में, ये तो चीन है, यहाँ पास अपना इंडिया पड़ जाता है और यहाँ पास होता है चीन। और ऐसे यहाँ पास होता है उत्तरी छोर पे स्थित है चीन के मंगोलिया। तो चीन और मंगोलिया के बीच में एक डेजर्ट है जिसको गोबी डेजर्ट कहा जाता है। और यह गोबी डेजर्ट एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट माना जाता है, जो कि कहाँ स्थित है? मंगोलिया और चीन के बीच में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर का, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस इंद्रजाल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस इंद्रजाल। तो यह ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा हैदराबाद तेलंगाना में स्थित ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा विकसित किया गया है। इसकी जो क्षमता होगी 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर। बात करें दोस्तों इंद्रजाल सीमा सुरक्षा के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हो रहा है, जो कि ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा विकसित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में OFO ग्लोबल द्वारा किसे दुनिया की सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इन्वेस्ट इंडिया को OFO ग्लोबल द्वारा दुनिया के सबसे निवेश संवर्धन एजेंसी द्वारा सम्मानित किया गया है। इन्वेस्ट इंडिया की बात करें तो यह इंडिया की एक निवेश व व्यापार संवर्धन एक एजेंसी है जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी और दीपक बांग्ला इसके जो हैं MD और CEO हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर का, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति की उम्र को 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 62 वर्ष कर दिया गया है जीवन बीमा निगम के चेयरपर्सन की आयु 60 से बढ़ाकर। अगला बात करें LIC के बारे में, तो LIC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसकी जो स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1956 को की गई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं MR कुमार हैं। और अगला बात करें कि इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। एक याद रखिएगा कि सरल पेंशन योजना किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है? तो LIC के द्वारा ही लॉन्च की गई है सरल पेंशन योजना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है 9th नंबर का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस किस दिन बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस यह 3 जुलाई को बनाया गया है। देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्लास्टिक के प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस बनाया जाता है 3 जुलाई को। अगला बात करें जो भी जुलाई में अभी तक इम्पोर्टेड डेज बनाए गए हैं, तो 1 जुलाई की बात करें तो 1 जुलाई को बनाया गया है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। बिधन चंद्र राय जी के जयंती पर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस बनाया गया है। और बिधन चंद्र राय जी वेस्ट बंगाल के दूसरे CM थे और इन्हें 1961 में क्या दिया जा चुका है? भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। और 1 जुलाई को ही बनाया जाता है GST दिवस। 1 जुलाई को ही बनाया जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस। 1 जुलाई को ही बनाया गया राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। अगला बात करें 2 जुलाई को, तो 2 जुलाई को बनाया गया है विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई को बनाया गया, जुलाई के पहले शनिवार को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। और हाल ही में 3 जुलाई को और एक डेज कौन सा बनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस। तो ये था दोस्तों आज 6 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।